हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या मीनिंग होता है और उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, इस पीरियड में और ग्रुप में वेरिएशन कैसा होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, सब कुछ डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इससे पहले वाला था आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं और इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पे AE भी लिखा रहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मीनिंग लगाव, मीन्स इलेक्ट्रॉन से लगाव। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेम से क्लियर है, उस एनर्जी का मेजरमेंट करता है जो एनर्जी रिलीज होता है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के एडिशन से। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम में, किसी गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। मान लो यहाँ पे Y किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ। थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया हूँ, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा तो उस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होगा। अब यहाँ पे किसी आइटम में, यहाँ पे फिर एक और बात मैं बता दूँ, जिस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ाया था उस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो गया। एंथैल्पी जब भी डिफाइंड होता है मोल के लिए होता है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का डेफिनेशन दूंगा तो मैं बोलूँगा इट इज exchange in heat energy during addition of an electron to 1 mole gaseous isolated atom। 1 mole gaseous isolated atom में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होगा यह एब्जर्व होगा, वो उस केमिकल रिएक्शन का वो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कहलाएगा। जनरली एटम में जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। अब हर एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज तब होगा जब एटम को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल है तभी उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा। अगर किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, मीन्स अगर किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल फील करेगा, स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। यही वजह है कि पहले इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे, आजकल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बट पहले का टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन से लगाव। कोई एटम को इलेक्ट्रॉन से कितना लगाव है उसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेगा वही एनर्जी बताता है कि उस एटम को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना ज़्यादा था। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का टर्म्स में ही चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नहीं। मैं हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दोनों ही चलता है। लास्ट में आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में न्यूमेरिकली थोड़ा डिफरेंस है, पर दोनों एक ही है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को हम लोग डिफाइन करते हैं, बोलते हैं इट इज हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गैसियस आइसोलेटेड एटम, मीन्स इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द एफिनिटी ऑफ एन एटम टू इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से कितना एफिनिटी है, कितना लगाव है, उसका मेजरमेंट करता है। मीन्स कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसका मेजरमेंट करता है कौन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के टर्म्स में सारी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मैं फिर से डेफिनेशन दे दूं, इट इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम। 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होगा वह उस या एब्जर्व होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपका निगेटिव होगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपका पॉजिटिव होगा। हालांकि जनरली मैक्सिमम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निगेटिव होता है। अब क्योंकि हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है,
क्योंकि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया हो तो नोबल गैस हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन आप ने देखा है पीटी में लेफ्ट टू राइट जाओ, सबके पास, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। 8 किसके पास है जी? जो पीटी के सबसे लास्ट में है, जो नोबल गैस है। इसलिए हर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। अब जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज़्यादा निगेटिव होगा। यह निगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट करता है कि हीट एनर्जी रिलीज्ड, इसका न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी -100 है, किसी का -200 है, तो जिसका -200 है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा है। मीन्स जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का निगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा। अब पॉइंट यह है कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनायन बन जाता है, एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। एनायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी उसके प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनायन बन जाता है, इसी के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये तो हुआ। अब कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन को अफेक्ट करेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को डिफाइन करने से पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। हालांकि मैं डेफिनेशन कई बार बोला हूँ, आप मेरी बात सुन करके लिख सकते हो, फिर भी मैं लिख दिया। इट इज हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम, राइट। तो इस तरह से डेफिनेशन हुआ कि 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। जनरली एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी निगेटिव ही होता है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। लेकिन कुछ एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाएगा, दैट विल बी डिस्कस्ड। बट अब हम लोग चल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। इस चीज को देखो आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाला कौन कौन से फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जेड इफेक्टिव फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इसमें पहला है न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है साइज ऑफ एटम, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो जी, न्यूक्लियर चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये जो एडेड इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, एडेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। एडेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एनायन का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपका एटम एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है वो एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है। एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का निगेटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो ये मीन्स इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स जितना ज़्यादा होगा, एडेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा।
और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज attractive force between nucleus and added electron is directly proportional to nuclear charge. और अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा एनायन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का निगेटिव वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के साथ आपका बढ़ेगा। मीन्स निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। निगेटिव वैल्यू, जब भी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बोला जाए तो आप निगेटिव वैल्यू ही समझना। निगेटिव वैल्यू ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। ए पीरियड में कैसा ट्रेंड होगा और ग्रुप में कैसा ट्रेंड होगा। पीरियोडिक ट्रेंड मींस पीटी मीन का ट्रेंड क्या होगा। तो क्लियर सी बात है जी, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, इन एनी पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो व्हाट विल इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऐसे लिखो या एच के बाद ई लिखो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इंक्रीजेस। जब भी मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीजेस मींस उसका नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस। यू नो नेगेटिव मींस एनर्जी इज रिलीज्ड, नाइदर इज नथिंग इज मींस उस नेगेटिव का उसके अलावा कोई मतलब नहीं। उसका यही मत मीनिंग है कि एनर्जी रिलीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ने का मतलब हुआ कि नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है उसका, राइट। तो इस तरह से पीरियड में जब भी जाओगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बट जब ग्रुप में आओगे तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग अगला फैक्टर के बाद डिस्कस करेंगे और वो फैक्टर है साइज। तो नेक्स्ट फैक्टर इज साइज। साइज साइज ऑफ एटम, देखो जी सेम स्टोरी यहां भी है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज पे डिपेंड करता है। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए हो, मान लो ये एडेड इलेक्ट्रॉन अगर है, एडेड इलेक्ट्रॉन, तो एडेड इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर एडेड इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा तो पक्का न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और एडेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हुआ तो पक्का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि एडेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, और उसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एनायन का, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू होगा। मींस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी increases with increase in negative element increases with increase in stability of anion, and stability of anion increases with increase in nuclear force of attraction at added electron। और एडेड इलेक्ट्रॉन पे किसी भी तरीका से अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन किसी वजह से अगर एडेड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो पक्का एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ वही हो रहा है, साइज बढ़ने से एडेड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो आयनोस्फीयर का मींस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैं लिख रहा हूँ
इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू साइज के साथ डिक्रीज होता है, मीन्स इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, राइट। अब पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। किसी भी ग्रुप में जाओगे, इन एनी ग्रुप, टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीजेज तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगा, मींस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होगा, राइट। तो पीरियोडिक ट्रेंड हुआ, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एलिमेंट के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, इसलिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उसको जब इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उल्टा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। आफ्टर गेनिंग दैट विल बिकम अनस्टेबल। तो जब भी कोई किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम हो गया तो वह केमिकल इस एंडोथर्मिक हो जाता है। उसी तरह से जिस एलिमेंट के पास पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपका बदल जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, मीन्स उस एलिमेंट का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो एक फैक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, मीन्स पूरी तरह से स्टेबल नहीं है बट फिर भी हाफ फिल्ड है। इस नाइट्रोजन भी इनर्टनेस शो करता है, नाइट्रोजन नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले। तो अगर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4, ये अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहा, स्टेबल हाफ फील्ड होने की वजह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब इसके बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज 31 किलोजूल पर मोल, मीन्स पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने के पीछे रीजन यह है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का होना। तो ये भी एक फैक्टर है, मीन्स इफ एन एलिमेंट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन दैट एलिमेंट हैज आइदर लो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। या तो बहुत कम होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उसका नहीं है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो या तो बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा, अदरवाइज एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उल्टा एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा। यही वजह है कि जितने भी नोबल गैसेस हैं सबका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अच्छा खासा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल नोबल गैसेस हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और they have no tendency to gain electron. That's why when we add electron to noble gas you have to put energy on that process. उस केस में आपको एनर्जी देना होगा। यही वजह है कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पे अब डेटा के तौर पे दूंगा सबका कि नोबल गैस का कितना पॉजिटिव होता है, किस एलिमेंट का निगेटिव होगा, किसका पॉजिटिव होगा, कितना निगेटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है पढ़ लिए हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हुए पढ़ लिए हैं। अब इस फैक्टर्स का जो इफेक्ट है उसको समराइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ग्रुप में पीरियड में चेंज हो रहा है और कहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ है, मींस ट्रेंड के अगेंस्ट में क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में जो भी हम लोग पढ़े हैं उस बेसिस पे तो क्लियर हमारा पीरियोडिक ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसी पीरियड में लेफ्ट राइट इंक्रीज होगा, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, राइट। चलिए कुछ हम लोग डेटा से इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल इंक्रीज टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज।
राइट। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। नोबल गैस के बारे में तो बात करेंगे, पहले ग्रुप 17 को देखते हैं। आप देख रहे हो कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का हो गया, मीन्स क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अमॉन्ग ऑल हैलोजेंस। उससे पहले एक और बात, जिस तरह से आयोनाइज्ड एनर्जी के बारे में मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आयोनाइज्ड एनर्जी सबसे कम ग्रुप 1 का होगा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रुप 17 का होगा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। इनके पास ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। अपने नोबल गैस तो अलग ही हो गया, नोबल गैस का तो किसी भी ट्रेंड में पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं। अब किसी ट्रेंड को फॉलो कर लेता है, इत्तेफाक की बात है, क्योंकि नोबल गैस की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, फुलफिल्ड है, मींस उसको किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, नहीं इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नहीं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसलिए जब भी मैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात करता हूं ग्रुप 17 तक ही करता हूं। हाँ, कुछ चीज ऐसा है जहां पे ग्रुप 18 भी वो ट्रेंड को फॉलो कर लेता है, तो वो इत्तेफाक की बात है, वो ट्रेंड नहीं है। तो ग्रुप 17 मीन्स किसी पीरियड का लास्ट मेंबर आपका ग्रुप 17 का है, तो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स है अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में उनका हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसका मीनिंग होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू अपने अपने पीरियड में हाईएस्ट नेगेटिव उनका होगा, तो होता भी है। सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, थर्ड में क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, आयोडीन का, मीन्स अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हैलोजेंस का ही होता है। बट जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के डिक्रीज होने का, उसमें प्रॉब्लम आ गया। आप देख रहे हो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो गया, मीन्स एक्सेप्शनल आ गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है, आई विल डिस्कस। ये पहले डेटा समझ लो, उसके बाद इसको मैं टॉपिक को क्लियर करूंगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है, जबकि ट्रेंड के मुताबिक, ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्लोरीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, फ्लोरीन से कम क्लोरीन का होना चाहिए। यहां एक और बात मैं आपको बताऊंगा, पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसका होगा, हैलोजन का, और हैलोजन में सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का। मींस क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अमॉन्ग ऑल एलिमेंट्स। क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी among all elements, among all elements, राइट। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसी तरह से और भी कुछ एक्सेप्शन है। जिस तरह से ग्रुप 17 में आपका क्लोरीन का हाईएस्ट हो गया, ग्रुप 16 में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सल्फर से कम हो गया। इनफैक्ट ऑक्सीजन का तो पूरे ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबसे कम है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सल्फर से कम क्यों है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज। और लेकिन यह डेटा दिखा रहा हूं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आप देख रहे हो -141 है, जबकि सल्फर का -200 है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सल्फर से कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है इसका स्मॉलर साइज होना। स्मॉलर साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू कैसे कम हो जाता है वो मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया, नाइट्रोजन और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी से जितने भी नोबल गैस है इस सबका पॉजिटिव होता है। ऑल नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड रहते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं है। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है।
हाँ, ऊपर से नीचे बढ़ने की जहाँ तक बात है वो ऐसा नहीं होता, ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दुनिया में, मतलब नोबल गैस में नियॉन का होता है। नियॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 1/16 होता है, जबकि बाद बाकी का इससे कम होता है। तो ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल यह याद रखना चाहिए कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है और उसमें सबसे ज़्यादा नियॉन का होता है, हाईएस्ट नियॉन का होता है। अब नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन के बारे में पहले मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकॉज नाइट्रोजन हैज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन को ऐसा लगता है कि उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और यही वजह है कि वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। आप बोलोगे कि सर सेम ग्रुप में है तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का है वो तो फास्फोरस का भी होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2s2 2p3, तो फास्फोरस का होगा 3s2 3p3। तो ऐसा क्यों है कि फास्फोरस का पॉजिटिव नहीं होता है? तो उसके पीछे अलग रीजन ये भी है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो आप यही याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉलर साइज। इसी तरह से बेरिलियम का भी पॉजिटिव होता है। बेरिलियम आपका इसके 1s2 2s2, बेरिलियम हैज आल्सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। सेकेंडली इसका साइज बहुत छोटा रहता है, इसलिए बेरिलियम में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इस वजह से इसका पॉजिटिव होता है। तो नाइट्रोजन बेरिलियम एक्सेप्शनल हुआ आपका नॉर्मल केसेस, नॉर्मल एलिमेंट में नाइट्रोजन बेरिलियम को पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नोबल गैस का फिर पॉजिटिव होता है, रेस्ट एलिमेंट्स का निगेटिव होता है। अब इस डेटा को दिमाग में कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा कि ग्रुप 1 मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी स्मॉल निगेटिव होता है। निगेटिव तो इसका भी होता है बट स्मॉल निगेटिव होता है, बिकॉज ग्रुप 1 मेटल्स एंड ग्रुप 2 मेटल्स हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, लेकिन फिर भी जब इलेक्ट्रॉन ऐड के, लेकिन फिर भी इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो रहता नहीं है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन एनर्जी रिलीज जो करता है वो कम करता है। तो जितना भी डेटा मैं लिखा हूँ उस डेटा को पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर हाई पॉजिटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस नियॉन एंड बेरिलियम, apart from noble gases, nitrogen and beryllium have positive electron enthalpy due to a stable configuration and a smaller size। अगला पॉइंट यह है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अमॉन्ग ऑल एलिमेंट्स। उसके बाद पॉइंट यह है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है वो स्मॉल नेगेटिव होता है। फिर ऑक्सीजन हैज आल्सो एक्सेप्शनली लोअर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी देन सल्फर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सल्फर से कम होता है। तो ये सब पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी से क्लोरीन के ज़्यादा कैसे होता है? तो देखो जी, जब आप फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मीन्स 2s2 2p5, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हो गया 2s2 2p6। मीन्स फ्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, अभी यह फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल है, इसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स है। वन ऐड करने के बाद 8 हो गया। F माइनस अब कितना हो गया जी?
8, ये एडेड इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू है -328 किलो जूल पर मोल। जब आप क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल 3 है, क्योंकि 3s2 3p5 क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू -349 किलो जूल पर मोल। तो क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जो तुम ऐड करते हो, यह इलेक्ट्रॉन आपका सेल नंबर 3 में ऐड होता है। क्लोरीन में यह इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 3 में ऐड होता है। ये आपका Cl माइनस है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 3 में ऐड करते हो, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 2 में ऐड करते हो, तो होता यह है कि चूंकि सेल नंबर 2 का साइज सेल नंबर 3 से छोटा रहता है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। F माइनस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स Cl माइनस से ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से आपका नेट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वैल्यू घट जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है F माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनायन होगा, वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो F माइनस का स्टेबिलिटी Cl माइनस से कम हो जाता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स इन F माइनस। हायर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स क्यों होता है? तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 2 में है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 3 में है। सेल नंबर 3 का साइज सेल नंबर 2 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कम होगा। इसके वजह से आपके F माइनस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी Cl माइनस से कम हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ Cl chlorine is more negative than fluorine due to exceptionally smaller size of fluorine. In the case of fluorine, added electron is present in cell number 2 where electronic repulsive force is higher than Cl minus where added electron is present in cell number 3. तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी से कम कैसे हुआ। सिमिलर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर। फिर कोई पूछेगा कि वाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, तो यहां भी रीजन वही होगा कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर ड्यू टू exceptionally a smaller size of oxygen where added electron is present in cell number 2 where electronic repulsive force is more than S sulfur minus S minus where added electron is present in cell number 3. ये सेम जो रीजन यहाँ था वो रीजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर से कम इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है सल्फर से। साइज स्मॉलर होने से एडेड इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 2 में प्रेजेंट रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा किससे? सल्फर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे एडेड इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 3 में प्रेजेंट रहता है। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। जिस तरह से सेकेंड एनर्जी होता है, थर्ड एनर्जी होता है, उस तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पॉइंट ये है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, कई ये एनसीईआरटी बुक का बहुत हिट क्वेश्चन भी है और एकेडमिक एग्जाम से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम में कई दफा आ चुका है कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज पॉजिटिव। किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू जो भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वाई? इसको देखो यहाँ पे, एज फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल होता है,
लेकिन जब इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इस बार एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव हो गया। सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? जबकि एवरीबडी नोज ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबलाइजेशन और 2 इलेक्ट्रॉन्स नीड्स फॉर टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका स्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ गया, तो इस बार एनर्जी रिलीज होना चाहिए। लेकिन उल्टा आप देख रहे हो कि इस केस में मीन्स जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तुम्हारा एटम निगेटिव हो जाता है, मीन्स एवरी एटम्स बिकम्स निगेटिव आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन and this anion acts repulsive force at incoming electron, and due to this repulsive force second electron enthalpy becomes positive। दुनिया के किसी भी एटम का सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपका एटम एनायन बन गया, अब एनायन बन गया। अब जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने लाओगे तो यह एनायन इस निगेटिव चार्ज पे कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो आपको किसी फोर्स के अगेंस्ट में जब काम करना पड़ता है तो आपको खुद एनर्जी देना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी जो हम लोग का लगता है एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। जबकि O2 माइनस मोर स्टेबल है, फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके मोर स्टेबल होने से जितना एनर्जी रिलीज होता है उससे ज़्यादा एनर्जी इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में खर्च हो जाता है, इसलिए नेट एनर्जी रिलीज नहीं होता है। क्या होता है जी? एब्जॉर्ब होता है। तो क्या हो गया? आंसर क्या लिखोगे? पूछता है व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एटम बिकम्स एनायन एंड दिस एनायन एक्ट्स पॉजिटिव एंड दिस एनायन एक्ट्स this anion acts repulsive force at incoming electron, so second electron की enthalpy becomes positive due to this repulsive force। इस repulsive force की वजह से second electron enthalpy का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। यही नहीं, सल्फर में भी देख लो आप, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आपका है -200 किलो जूल, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हो सल्फर में तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो रिलीज नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर का हो गया 590 किलो जूल पर मोल, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत ही ज़रूरी बात थी जिसको आप लिख लेना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन atom becomes anion which acts repulsive force at incoming electron, so second electron enthalpy becomes positive। relation between electron gain enthalpy and electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में रिलेशन देखो जी, पहले के बुक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही लिखा रहता था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन में देते थे कि इट इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम। बट अब हर चीज़ इंथैल्पी में होता है और इंथैल्पी का अपना सिस्टम है, इसका कन्वेंशन है। इंथैल्पी के अकॉर्डिंग जब एनर्जी रिलीज होगा तो निगेटिव होगा, जब एनर्जी ऑब्जर्व होगा तो पॉजिटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी पॉजिटिव में ही होता था ओनली। तो अब हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब उतना यूजफुल नहीं है, बट फिर भी रिलेशन डेफिनेशन तो है, तो उसका ये रिलेशन है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशन ये है, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहता है, तो उसको माइनस करते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, A इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। राइट
तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो।